मैम ये फोर्थ क्वेश्चन। कौन सा? ऑल करेक्ट फ्रॉम डीपीपी मैम, वेरी गुड प्रियांशु। आप डीपीपी बोल ही दो, क्वेश्चन बोल दो, क्वेश्चन बोल दो। Which of the following should cell as the basic unit of life? So मैम ऑप्शन से division of labor, reproduction, metabolism and all of these. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन रिपीट करना। Which of the following shows cell as the basic unit of life? सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। और ऑप्शंस क्या क्या थे? इसके ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज तो ऑब्वियसली बात है नहीं जाएगा, ऑल ऑफ दीज ही लगाया होगा। हाँ मैम मैंने मेटाबॉलिज्म किया था। नहीं 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 नहीं, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग होती है, लेकिन डिविजन ऑफ लेबर, डिविजन ऑफ लेबर है ना इसका आंसर। हम इसमें ऑल ऑफ दीज दिया हुआ था। देखो रिप्रोडक्शन सेल का कैरेक्टरिस्टिक एज अ फंडामेंटल यूनिट उसकी बेसिस पे जाएगा कि जो रुडोल्फ विर्को ने कहा था ना कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उसको उन्होंने रिप्रोडक्शन मान के किया होगा, अदरवाइज तो वो रिप्रोडक्शन नहीं है, सेल डिविजन है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को उससे कंसिडर करो ना, लिविंग वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, तो वहां पे उसने लिखा हुआ है कि यूनिसेल्युलर सेल के लिए रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर सिनोनिमस। ये लाइन पढ़ी है कि आप सेल डिवीजन कहो या रिप्रोडक्शन कहो एक ही बात है। अदरवाइज इसका मोस्ट करेक्ट जो आंसर जाना चाहिए था वो डिवीजन ऑफ लेबर जाना चाहिए था, बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन को सिनोनिमस मान के ही ऑल ऑफ दीज करा है, ठीक है। हेलो आशु, अवनी ओपन अप योर माइक कैमरा। अच्छा बोल नहीं सकता आशु। आशु होमवर्क किया था? डीपीपी की थी, अवनी ने की थी। मैम माइक ऑन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो और कोई डाउट या आगे बढ़ू? एक ये बोलो। एक क्वेश्चन आता मैम, मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर एनालॉग्स ऑफ व्हिच यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल? हाँ ठीक है, अब देखो मेसोसोम के कितने सारे फंक्शंस हैं। मेसोसोम का एक फंक्शन रेस्पिरेशन भी होता है ना? और हमारे अंदर रेस्पिरेशन कौन कराता है बच्चों? हमारे अंदर रेस्पिरेशन कौन कराता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो वो उससे सिमिलर हुआ ना माइटोकॉन्ड्रिया से। तो जैसे आपके यूकैरियोट्स में पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोट्स में पावर हाउस ऑफ द सेल मेसोसोम्स है, ठीक है। और कोई डाउट? लंग्स नंदिता, लंग्स ठीक है, लेकिन सेल के लेवल पे, ऑर्गेनेली के लेवल पे पूछा हुआ है, ठीक है। और कोई डाउट? अवनी वीडियो ऑन नहीं है? चलो अब तुमने इतना कर लिया है तो अब तुम मुझे आसानी से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस भी बता सकते हो, क्योंकि डिफरेंसेस आर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों के पास अगर कोई पॉइंट है, थोड़ा यूनिक पॉइंट होना चाहिए, वो मत बोलना मेम्ब्रेन लेस, मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब नहीं जानना, कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीजें। जैसे मैं तुम्हारे मन के पहले पॉइंट तो मैं ही लिख देती हूँ, राइबोसोम अलग होता है, इसमें 78 होता है और यूकैरियोट्स में 50 होता है। वेरी गुड। मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent. Membrane bound organelles are present. यहाँ पे डीएनए की शेप होती है सर्कुलर, डीएनए इज सर्कुलर, DNA is linear। अगर मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए पैकेजिंग वाले पैराग्राफ में से एक लाइन एक्सट्रैक्ट करूं तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो लार्ज लूप्स की फॉर्म में अरेंज रहता है। ये लाइन पढ़िए,
लार्ज लूप्स की फॉर्म में अरेंज रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी कंडेंसेशन करने के लिए कोई प्रोटीन चाहिए होगा। तो प्रोकैरियोट्स में जो प्रोटीन चाहिए होता है, वेरी गुड, प्रोकैरियोट सेल डिविजन रैपिड, प्रियांशु नंदिता एकदम सही आंसर। अब सुनो, यूकैरियोट्स में पैकेजिंग के लिए जो प्रोटीन चाहिए दैट इज हिस्टोन। प्रोकैरियोट्स में भी पैकेजिंग के लिए एक प्रोटीन चाहिए होता है जिसको आप बोलते हो पॉलीअमाइन। नाम अलग है, काम थोड़ा सा अलग है कि कम कंडेंसेशन कर पाता है, वो ज्यादा कंडेंसेशन कर पाता है, लेकिन दोनों का नेचर सेम होगा, दोनों बेसिक होंगे, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि डीएनए एसिडिक है, उस पर वो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, शाबाश, वेरी गुड प्रियांशु। ओके, अब यूकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं? दो प्रोटीन चाहिए होते हैं, लोअर लेवल की पैकेजिंग के लिए हिस्टोन और हाई लेवल की पैकेजिंग के लिए NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ये सब लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना। डीएनए कंडेंसेशन अकर बाय histones and NHC, non-histone chromosomal proteins। प्रियांशु एकदम सही पॉइंट्स बोले हैं। डन? अपनी आशु हो गया? नहीं, ठीक है, ले लो, टाइम ले लो। डन, नंदिता का हो गया, प्रियांशु हो गया? अपनी समझ में आया? होमवर्क किया था? नाइस। अरे ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला है किसका बना होता है? वेरी गुड। और यूकैरियोट्स में? शाबाश। दो चीजें थी जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड थी, वेरी गुड नंदिता। एक थे आपके राइबोसोम्स, लिखा हुआ था ना कि दीज आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरी आपकी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में। तो आपके राइबोसोम्स एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स are associated with plasma membrane।
यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? प्रियांशु बोल रहे हैं गैस वैक्यूल इन प्रोकैरियोट्स, सैप वैक्यूल इन यूकैरियोट्स। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सैप वैक्यूल स्पेशली हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं। आप पैरामीशियम में चले जाओ, वहाँ पे तो आपको फूड वैक्यूल्स मिलेंगी, अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मिलेंगी। तो हम एक वर्ड के साथ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है प्रियांशु? तो आप मुझे बताओ अब कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। शाबाश शाबाश। अवनी, आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? अवनी, सॉरी अनवी, अनवी, अनवी मैं सुनाई दे रही हूं ना? मैम बोल थोड़ा ब्लर आ रहा है और आवाज कट के आ रहा है थोड़ा। सबके साथ ऐसे ही हो रहा है? थोड़ा सा फिर नेटवर्क इश्यू होगा आपके साइड। ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में। वेरी गुड नंदिता, वेरी गुड प्रियांशु, एकदम सही आंसर दे रहे हो दोनों, शाबाश। डन? किसी को भी कुछ समझ में ना आ रहा हो ना तो लिख देना, पॉइंट बता देना। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि हमने ये चीजें डिस्कस कर ली थी। आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70S, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे कौन से होते हैं तो तुम 80S बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन यूकैरियोट्स में 70S राइबोसोम भी होता है। कहाँ पे होता है ये तुम लोग मुझे बताओ। यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड, 80S राइबोसोम्स, बट 70S in माइटोकॉन्ड्रिया। ये अपने आप ही क्यों वर्ड्स जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तुम लोग देख रहे हो ना मैं सही लिख रही हूँ अपने आप ही वर्ड्स? कुछ हो रहा है इनमें, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, ये बात सबको पता है ना, ये वाली बात सबको पता है ना कि 70S राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब अगर मैं आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल बताऊं तो हम सिंपली बात कर सकते हैं जो रॉबर्ट जो उसने दिया था ना विटेकर ने क्लासिफिकेशन, मोनिडा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंगस, एनिमेलिया। तो आपका मोनिडा किंगडम कंप्लीटली प्रोकैरियोट हो जाएगा और आपके प्रोटिस्टा से लेकर के आगे सारे यूकैरियोट हो जाएंगे। ठीक है, जरा मुझे बताना कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? केमिस्ट्री की क्लास में भी हो रहा था मैम ये सेम। अच्छा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मैम एक सवाल था कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ने बोलते हैं तो एनसीईआरटी गायब होगी। रुक जाओ, आशु ने एक क्वेश्चन पूछा है चैट्स। हाँ मैम एक सवाल था, जब आप एनसीईआरटी पढ़ने बोलते हैं तो एनसीईआरटी पढ़े कैसे? क्योंकि एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट ही होती है, तो उसे कैसे क्लैरिफाई करें कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड क्वेश्चन, एक सेकेंड दे बस। हाँ ठीक है, तो मैं एक काम करूंगी, मैं ना आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी सिखा दूंगी क्लास में। मैं आपको बोलती हूँ ना कि होमवर्क करके इतना रीड करके आओ,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको खुद भी रीड करके बताऊंगी कि देखो ये लाइन है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे अगर हम ये प्रैक्टिस में लाएंगे ना तो तुम्हें खुद से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं स्टूडेंट थी और मुझसे टीचर बोलते थे ना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से नोट्स बनाओ, तो मैं कुछ नहीं कर रही होती थी, एक और नई एनसीईआरटी छाप रही होती थी। क्योंकि पहली बार जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो हमें एनसीईआरटी की सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट लगती है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी से नोट्स पहली बार फर्स्ट रीडिंग में कभी बनाने नहीं है। आपको सेम पैराग्राफ को 2-3 बार रिपीट करना है, पढ़ना है 2-3 बार। उससे क्या होगा, कुछ चीजें तो ऐसी जो ऑटोमेटिकली दिमाग में चली जाएंगी, कुछ चीजें अभी भी ऐसी है जहां पे आप स्टक हो रहे होंगे, तो उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो या फिर आप सेपरेटली नोटबुक में लिखो। आपको धीरे धीरे खुद से समझ में आने लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, तो उसमें मैं आपकी हेल्प नोट्स बनाया तो लोग जैसे सेल्फ चैप्टर का नोट्स बनाया, ठीक है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन जो मतलब 4-5 बार पढ़ने के बाद भी सब ऐसा तैयार नहीं हो रहा था, तो वो कहते हैं स्टिकी नोट्स था ना, वो बुक में डाल करके लिख लिया है साइड में। हाँ जैसे कि आज मैंने हाँ हाँ दिख रहा है, बट फिर भी अभी का क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से एक भी नहीं मिल रहा है। जो क्वेश्चन पूछते हो उसमें से एक भी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी क्वेश्चन पूछते हैं इसमें लगता है कि ये वाला पॉइंट लिखिएगा अपना। अच्छा, कुछ बताना है स्टिकी नोट्स में क्या पॉइंट लिखे थे? एक पॉइंट पढ़ के सुना। जैसे ओवरव्यू ऑफ सेल्फ एक टॉपिक है, उसमें लिखे थे जैसे न्यूक्लियस का जो होता है डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम करता है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकेरियोटिक में और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में। ये मैं ये कहते हैं नॉर्मल याद करने वाला, इसको नहीं लिखे हैं। बट इसके अलावा सेंट्रोसोम जो होता है वो सेल डिवीजन में फिर कहते हैं, माइक्रोप्लाज्म जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर का वो लेंथ होता है, उन सब हम लिख रहे हैं, कुछ सवाल ही नहीं हो रहा। अच्छा, ये माइक्रोप्लाज्मा के डायमेंशंस, पीपीएलओ की डायमेंशन, सब कुछ मैंने कहा था ना, याद कर लो, मैच द फॉलोइंग में आते हुए क्वेश्चन भी ऐसा कराया था। सेंट्रल आपका डायमेंशन लिखे हैं, लेंथ लिखे हैं, लेकिन आप जो आज जो पीछे वाला इसमें लिखा हुआ है। अरे तो लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो आ रहे कि आंसर कि नहीं आ रहे जो मैं पूछती हूँ? वही तो नहीं आ पा रहा है। अरे तो फिर एक काम करेंगे, शाम को डाउट सेशन है ना, डाउट सेशन तुम लोगों का, डाउट सेशन में आ जाना। कितने बजे है? 7:45। बायो का ही डाउट सेशन है आज, उसमें आ जाना। उसमें मैं तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका समझा दूंगी अच्छे से, मैं एनसीईआरटी को अच्छे से कैसे पढ़ते हैं वो मैं बता दूंगी, ठीक है? आना सब डाउट सेशन में, प्रियांशु, नंदिता, एक और बच्चा था रोहन, और तुम तीनों, ठीक है? चलो अब बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हम अपने एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा, और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये प्रोटिस्टा पूरा का पूरा यूनिसेल्युलर है, फंजाई मल्टीसेल्युलर है। लेकिन एक फंगस का एग्जाम्पल बताओ जो यूनिसेल्युलर है, बताओ एक यूनिसेल्युलर फंगस का एग्जाम्पल बताओ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जोड़ के पूछ रही हूं। प्रोटिस्टा पूरा यूनिसेल्युलर है, नो डाउट। प्लांटी एनिमेलिया मल्टीसेल्युलर है, नो डाउट। फंगस भी मल्टीसेल्युलर है, नो डाउट। लेकिन एनसीईआरटी में एक यूनिसेल्युलर फंगस का नाम लिखा हुआ है और वो हमारे बहुत काम आता है, बहुत काम आता है अल्कोहल बनाने में। वेरी गुड नंदिता, वेरी गुड। दैट यूनिसेल्युलर फंगस इज यीस्ट। यीस्ट सिंगल सेल का बना होता है। याद आया ना सबको? पढ़ा पढ़ा लग रहा था? वेरी गुड। वेरी गुड प्रियांशु, सही आंसर है। अब बताओ मीथेनोकॉकस किस कैटेगरी में जाएगा, प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स? मीथेनोकॉकस प्रोकैरियोट्स? वेरी गुड।
Yes. और डाइनोफ्लैजिलेट्स? Protist. नहीं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट? Eukaryote. यूकैरियोट, प्रोटिस्टा है वो। चलो ठीक है, इतना बहुत है, लिख लिया। प्रोकैरियोट यूकैरियोट समझ में आ गया या कोई डाउट है? नहीं है कोई डाउट? समझ आया। कोई बात नहीं, अगर अभी भी डाउट बचे जब आप रीड करोगे तो शाम को डाउट क्लास में पूछ लेना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स की। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक। सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल होता है, नहीं होता? अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। जो आपका सेंट्रियोल होता है, ये सेंट्रियोल हेल्प करता है सेल डिविजन में, हेल्प्स इन सेल डिविजन। लेकिन क्वेश्चन उठता है कैसे? कैसे? क्या ये बात पता है कैसे करता है सेंट्रियोल हेल्प सेल डिविजन में? नहीं पता ना? देखो, तुम्हें याद है प्रोफेज के टाइम पे जो सेंट्रियोल है वो ऐसे अपोजिट पोल पे चले जाते थे और सेंट्रियोल से बनता था स्पिंडल फाइबर। तो अगर स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो क्या क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो सेंट्रियोल सेल डिवीजन में कैसे हेल्प कर रहा है? स्पिंडल फाइबर्स बनवा के। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, सेल डिवीजन वाले चैप्टर से रिलेट करके बता रही हूँ, क्योंकि एनिमल्स में जो सेंट्रियोल है दोनों पोल्स पे होते हैं। दोनों के लिए हम बायोलॉजी में वर्ड यूज करते हैं एम्फी। जैसे एम्फीबियंस पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, दोनों में रहते हैं ना, एम्फी। और आपको पता होगा इस वाले स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी में कहा गया था एस्टर, स्टार लाइक अरेंजमेंट, एस्टर। तो क्योंकि एनिमल्स में दोनों पोल्स में सेंट्रियोल बनता है जो आपके डिवीजन में हेल्प करता है, इसलिए इनकी माइटोसिस को कहा जाता है एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। मतलब दोनों पोल्स पे एस्टर बन रहा है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है जो तुम्हें पढ़ना नहीं है, हमारे स्कोप में नहीं है अभी। तो यहाँ पे एस्टर नहीं बन रहा तो इसे कहा जाता है एन एस्ट्रल माइटोसिस, मतलब बिना एस्टर के बनी हुई माइटोसिस। क्या ये बात समझ में आई है ना? यहाँ पे दोनों पोल्स पे है, दोनों के लिए एम्फी और ये एस्टर बन रहा है इसलिए एस्ट्रल। एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस यहाँ होगी, एन एस्ट्रल माइटोसिस यहाँ होगी। ठीक है, चलो plastids absent in animal cell but present in plant cell. Plant cell have vacuoles but animal cell के पास भी वैक्यूल होती है, साइज छोटा होता है उनका। प्रियांशु थोड़ा सा गलत है, लास्ट लाइन।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्लांट और एनिमल के डिफरेंस का, बाकी सब चीजें अब कॉमन है। हो गया? बताओ अपनी कहाँ फंस गई, क्या क्या समझ नहीं आया? दोनों दोनों बोथ पॉइंट समझ में आया। सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बना के सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्लांट्स में तो सेंट्रियोल होता ही नहीं है, तो उसकी माइटोसिस को कहा है एनेस्ट्रल, मतलब एस्टर नहीं बन रहा। और यहाँ पे तो सेंट्रियोल्स दोनों पोल्स पे चले जाते हैं, तो इसकी माइटोसिस को कहा गया है एम्फी एस्ट्रल। क्लियर है? वेरी गुड। आशु क्लियर है? ओके प्रियांशु, नंदिता, चलो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहां पर प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट और यहां पर प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड्स मतलब आपके क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वो सारी चीजें। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो क्लोरोप्लास्ट तो हो ही जाएगा, लार्ज सेंट्रल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। देखो कायदा तो ये कहता है कि आपका जो ब्रेन ऑफ द सेल है, न्यूक्लियस, वो सेल के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल का पूरा स्पेस वैक्यूल ले लेता है, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है वो बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस की पोजीशन पूछे प्लांट्स में, तो वो सेंट्रल होगी या पेरिफेरल? न्यूक्लियस की लोकेशन पेरिफेरल, और एनिमल्स में कैसी हो जाएगी? सेंट्रल। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। Cell wall present in plants and absent in animals. Very good, Nandita. एक ऐसे प्रोकैरियोट का नाम बताओ जिसके पास सेल वॉल नहीं होती थी। हाँ, माइकोप्लाज्मा। डन? वेरी गुड नंदिता, माइकोप्लाज्मा, शाबाश। ओके आशु, डन? चलो अब हमने अपना प्रोकैरियोट कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूकैरियोट की, और सबसे कॉमन जो सबसे बाहर की कवरिंग है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा अज्यूम करना है कि हम सेल के सबसे बाहर खड़े और सेल के अंदर जा रहे हैं। तो ओवरऑल सारे यूकैरियोट्स को अगर मैं कंसिडर करूं, बीट प्लांट, बीट एनिमल, बीट फंगस, तो सबसे बाहर की कवरिंग होती है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है वो आपके किस किस ऑर्गेनिज्म में मिलती है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें आपकी सेल वॉल मिलती है।
और तुम लोग मुझे बताओगे कि वो किसकी बनी है। एक होता है आपका बैक्टीरिया, इसके बाद आपके फंगस, इसके बाद आपके प्लांट्स, है ना। इन सबके पास सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? बोलो। बैक्टीरियोग्लाइकन। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। और प्लांट्स की? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन्स की। इन सारी चीजों की बनी होती है ना। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और कुछ प्रोटीन्स की। इसके अलावा हमें एल्गी की भी सेल वॉल देखनी है किसकी बनी होती है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, इनकी सेल वॉल को नोट डाउन कर लो। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स। वेरी गुड प्रियांशु, शाबाश। आशु कैमरा ऑफ है। डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एल्गी की, बताओ एल्गी की किसकी बनी होती है? एल्गी, एनसीईआरटी बोलती है एल्गी की बनी होती है गैलेक्टिन्स, मेनिन्स, सेल्यूलोज, पैक्टिन। प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, उसमें हाइड्रोकोलॉइड्स भी होते हैं, पैक्टिन भी होता है, सेल्यूलोज भी होता है, सब कुछ होता है। और इसके अलावा एक मिनरल का नाम दिया हुआ है, मिनरल का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कैल्शियम कार्बोनेट का यही होता है फॉर्मूला? सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो डाइएटम्स, डेस्मिड्स, ये मुझे आशु बताएगा इनकी सेल वॉल में क्या होता था, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स की। और डायनोफ्लैजेलेट्स मुझे नंदिता बताएगी। डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, सेल्यूलोज, कैल्शियम कार्बोनेट, पैक्टिन, बिल्कुल सही है आशु। अनवी, वेरी गुड नंदिता। डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स सिलिका, और डायनोफ्लैजेलेट्स की सेल्यूलोज। चलो इतनी सेल वॉल बहुत है। सिलिका सही है आशु। हो गया? चलो अब आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल क्या फंक्शन देगी, क्या फंक्शनल सपोर्ट है सेल वॉल का। तो नेक्स्ट इज सेल वॉल के फंक्शंस। सबको पता है कि सेल वॉल सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो हार्ड होने की वजह से ये देगी रिजिडिटी, शेप देगी, सपोर्ट देगी, प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा प्रोटेक्ट्स,
फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मैकेनिकल डैमेज इन द सेंस कोई उसको वियर एंड टीयर ना हो जाए, कहीं रप्चरिंग ना हो जाए कहीं पे। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है सेल सेल इंटरैक्शन। ये कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये कैसे देगी, सेल सेल इंटरैक्शन कैसे कराएगी? ये इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम्हें सबको समझ में आता है, ये कैसे होगा? एनी आइडिया? वेरी गुड अनवी, वेरी गुड। थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, शाबाश, प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या होता है ये अभी बताऊंगी। हाँ सही है प्रियांशु, शेप, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी और सेल सेल इंटरैक्शन। हो गया? ठीक है, अब हमें समझ में आना चाहिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल कैसे होती है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। बिल्कुल नंदिनी, एकदम सही आंसर है। अब आप ऐसे इमेजिन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप एक पड़ोस में रह रहे हो और पड़ोस में दो घर हैं, एक ये हो गया और एक इसके बगल में ये वाला घर हो गया। जो दोनों घर होते हैं उनके बीच में सीमेंट तो लगा होता है ना, बीच में सीमेंट तो लगा होता है। ऐसे यहां पर भी दोनों घरों के बीच में सीमेंट लगा हुआ है। ये जो सीमेंट है इसका नाम होता है मिडिल लैमिला। और जो मिडिल लैमिला होता है किसका बना होता है? एनी आइडिया? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो ये वही पैक्टिन है जो अभी आपने लिखा था ना, पैक्टिन की बनी होती है, वही पैक्टिन है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, तुमने देखा है जैसे एक प्लांट होता है, क्या स्टार्टिंग से ही प्लांट में नीम की तरह बार्क आ जाती है? नहीं, स्टार्टिंग में तो प्लांट कितना सॉफ्ट होता है, उसके सेल्स भी सॉफ्ट होते हैं। तो जब प्लांट बहुत यंग होता है तो उसमें ना सबसे प्रिमिटिव लेयर आती है सेल वॉल की, जिसको आप बोलते हो प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो पहली बार सेल वॉल आ रही है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। माफ करना, मैं केमिस्ट्री की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी लिखती हूँ, मेरी आदत पड़ चुकी है, समझ जाना। ठीक है, अब मान लो अंदर की तरफ ये है इसका साइटोप्लाज्म, ये है इसका साइटोप्लाज्म। धीरे धीरे अपना जो सेल है मैच्योर होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ पे ना एक्स्ट्रा लेयर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, इट इज कैपेबल ऑफ डिविजन, इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन। और इसके डिविजन की वजह से ही आपको नई नई लेयर्स मिलती है जिनको आप बोलते हो सेकेंडरी सेल वॉल। हेंस इट फॉर्म्स सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनेगी? क्या प्राइमरी सेल वॉल के बाहर बनेगी या प्राइमरी सेल वॉल के अंदर बनेगी? क्या लगता है आप लोगों को? अंदर बनती है ना? तो दिस सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। अब इसका नंबर इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब कितना नंबर होगा सेकेंडरी सेल वॉल का ये आपको नहीं पता। ये सेल टू सेल वेरी करता है, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। तो ये आपकी जो नई लेयर बन रही है, दीज आर द सेकेंडरी सेल वॉल्स। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपकी कोई भी चीज बर्दाश्त करने की एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। ऐसे ही जो प्राइमरी सेल वॉल है, ऐसा थोड़ा है कि डिवाइड करते ही जा रहे, उसकी भी एक लिमिट आ जाएगी। सिंपल है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये अपनी लिमिट को लूज कर देती है। इसकी जो ग्रो करने की टेंडेंसी है वो डिमिनिश हो जाती है। एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। सो व्हेन द प्लांट मैच्योर्स,
प्राइमरी सेल वॉल्स प्रॉपर्टी टू ग्रो डिमिनिश। अब जैसे होता क्या है, पड़ोस में पड़ोस वाली आंटियां जब तक एक दूसरे से बात ना कर ले उनका मन नहीं लगता है ना। और कुछ पड़ोस वाली आंटियां तो इतनी गंदी होती है, उनको मन करे तो एक दूसरे के घर में ही बैठी रहे, एक दूसरे के घर में सुरंगी बना ले। तो ऐसे ही यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे जो पड़ोस वाली आंटियां है ना, ये एक दूसरे से इतना बात करना चाहती है कि इन्होंने एक दूसरे के घर में एक सुरंग ही बना ली है, सुरंग ही बना ली है। ये जो टनल है जो इन्होंने बनाई है, इस टनल का एक नाम है, एंड दिस टनल इज नोन एज, जो अभी तुम लोगों ने नाम लिया था, प्लाज्मोडेस्माटा, टनल लाइक स्ट्रक्चर। एंड दिस प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प्स इन सेल सेल कम्युनिकेशन या इन साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन। तो इनका जो साइटोप्लाज्म है आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, लिखो। नंदिता, प्रियांशु, समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो बता दो थम्स अप करके, नहीं आ रहा तो डाउट पूछ लो। अब मैं आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछने जा रही हूं जब आप ये बना लोगे। ठीक है, आशु कैमरा खोल ले। डन, ठीक है, लिखते जाओ, जो मैं बोलती जा रही हूँ सुनते जाओ। जब प्लांट एकदम नन्ना मुन्ना होता है, यंग होता है, तो उसके ऊपर प्राइमरी सेल वॉल आती है। प्राइमरी सेल वॉल ग्रो कर सकती है, डिवाइड कर सकती है। तो जब प्लांट थोड़ा सा और ग्रो कर रहा होता है उस टाइम पे सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती है। लेकिन एक बार प्लांट पूरा मैच्योर हो जाए, प्लांट का सेल मैच्योर हो जाए, तो अब और प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो प्राइमरी सेल वॉल डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देती है, खत्म। इसके बाद दोनों प्लांट सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को जोड़ के रखने का काम करता है मिडिल लैमेला, जो बना होता है कैल्शियम पैक्टेट का। लेकिन एक टनल जाती है जो पूरा इसको चीर देती है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा, जो इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। आगे बात समझ में? ओके, नाउ आई हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिविंग component of dead cell wall is। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल प्लेट represents डैश। थर्ड है, मेरिस्टेमेटिक cells have dash only। अब सुनो,
क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कह रहा है लिविंग कंपोनेंट ऑफ डेड सेल वॉल। आपने पूरी की पूरी सेल वॉल देख ली, उस सेल वॉल का लिविंग कंपोनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि आपको पता है जब प्लांट्स के केस में साइटोकाइनेसिस होता है तो वहां पे एक सेल प्लेट बनती है ना, वो सेल प्लेट सेल वॉल का कौन सा कंपोनेंट रिप्रेजेंट करती है, ये बताना है। सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर का ये। और थर्ड, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास कौन सी वाली सेल वॉल होती है, प्राइमरी वाली या सेकेंडरी वाली। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंटल स्टेज बताई है प्लांट्स की। तो कहीं ना कहीं आप इन सारे चीजों को आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि सेल वॉल इज द बेसिक थीम। तो आप मुझे इन सबका आंसर्स देने की कोशिश करो। तीन चैप्टर्स का इंटीग्रेशन है इन क्वेश्चंस में। लिविंग कंपोनेंट ऑफ डेड सेल वॉल, मैं ऑप्शन दे देती हूँ तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 2 है सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 3 है मिडिल लैमेला, ऑप्शन नंबर 4 है प्लाज्मोडेस्माटा। मुझे अपनी की लिपसिंग सुनाई दी। मेघा ने भी बोला प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट अबाउट आशु, प्लाज्मोडेस्माटा नॉट क्लियर। अमन, ओके अमन देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, आपके जो सेल्स है अगर देखो ये बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे सेपरेटेड रहेंगे एक सीमेंट के थ्रू, तो ये बातचीत कैसे करेंगे, बातचीत करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक टनल जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक ऐसा समझ लो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ये डेड वाला कंपोनेंट हट जाता है, तो ये साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसे इसके बगल वाले सेल्स में होगा, तो ये जो कम्युनिकेशंस है इनको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कोई भी चीज लिविंग है या डेड है कैसे पता चलेगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म से। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जा रहा है इस टनल में, इसीलिए लिविंग हो जाएगी ये। तो लिविंग कंपोनेंट ऑफ डेड सेल वॉल इज प्लाज्मोडेस्माटा। अमन क्लियर हुआ? चलो सही आया नंदिनी और प्रियांशु का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स, जब आपका प्लांट सेल डिवाइड कर रहा होता है तो वहां पे सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन नंबर 1 है प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 2 है सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन नंबर 3 है प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन नंबर 4 है मिडिल लैमेला। नहीं, थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ। देखो ऐसा होता था ना, एक सेल होता था, यहाँ से सेल प्लेट बनती थी, ये सेल प्लेट बाहर की तरफ मूव करती थी तो ये ऐसे ऐसे सेपरेट कर देती थी, यानी कि ये सेल अलग बन जाएगा, ये सेल अलग बन जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर वो है जो दोनों सेल्स को जोड़ेगा। मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला इज द राइट आंसर। वेरी गुड, आशु ने एकदम सही आंसर दिया, मिडिल लैमेला। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास कौन सी सेल वॉल होती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? दोनों में से एक होती है क्योंकि नए नए बने हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, क्योंकि एकदम नए नए सेल्स बने होते हैं। क्लियर है? सेल वॉल में कोई डाउट नहीं ना? चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले तुम लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर ही दे दो। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सही आंसर नंदिता प्रियांशु का। प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शंस, हेल्प्स इन सेल सेल कनेक्शंस, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, हेल्प्स इन सेल रिकॉग्निशन। ये 2 है, ये 3 है, बताओ। Ma'am, the fourth one option. फोर्थ, ओनली फिफ्थ? No, ma'am, number 4. ये वाला? बाकी बच्चों का? ये मेघा ने आंसर दिया है ना, फोर्थ वाला केवल स्टेटमेंट।
नहीं नहीं, ऐसे ना तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तुम ये बोलो 1 2 3 4 इधर वाले ऑप्शंस में से 3 और 4। थर्ड, ओनली फोर्थ। अच्छा, नंदिता का है 4, प्रियांशु का है 2nd, मतलब 2nd 3rd एंड 5th। अच्छा, आशु का? एक बात बताओ, प्लांट में कुछ भी घुस सकता है? प्लांट में कुछ भी चला जाएगा? प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब प्लांट थोड़ा सा एंट्री को इनहिबिट कर देता है कि तुम काम की चीज नहीं हो, तुम क्यों अंदर आ रहे हो। प्लांट ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है ना। लेकिन सेल रिकॉग्निशन हमारी सेल मेम्ब्रेन कराती है। सेल मेम्ब्रेन में लिखा हुआ है, कीवर्ड लिखा हुआ है सेल रिकॉग्निशन। ऑप्शन समझ नहीं आ रहा? देखो बच्चे, आपके पास फर्स्ट में है ओनली 3 के थर्ड वाला ही नहीं होता। थर्ड है हेल्प इन सेल टू सेल कनेक्शन, अभी देखा प्लाज्मोडेस्माटा करा रही है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओनली 2 3 एंड 5 प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट्स द सेल, ये भी होता है। सेल कनेक्शन भी होता है। हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, एक पॉइंट पे हमें डाउट है। ओनली 4 मतलब वो डिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर आने देता है। ऐसा तो नहीं ना यार, वो परमिशन आनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तो काय का प्रोटेक्शन दे रहा है जब किसी चीज को रोक नहीं सकता। और सेल रिकॉग्निशन, लेकिन सेल वो तो कंप्लीटली परमेबल है ना, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करता है, तो फिर 4 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस रख अपनी आवाज में, कॉन्फिडेंस। अब इसको कौन कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता है? मेघा, एनी कॉन्ट्रडिक्शन? पॉइंट अवनी ने एकदम सही बोला कि मैम आपकी सेल वॉल तो पूरी तरीके से परमिएबल होती है, चीजों को तो अंदर आने देती है। वो तो सेल मेम्ब्रेन होती है जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, हाँ कि ना? और मैंने भी यही सोच के आंसर किया था। यस। और बाकी देखो, सुन लो, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए तुम्हें हद से ज्यादा कंफ्यूज करूंगी, तो तुम्हें हद से ज्यादा कंफ्यूज होना है या अपने पॉइंट पे अड़ा रहना है, ये तुम लोग संभालो, ठीक है? तो अपने जो पॉइंट बोल रहे हो सही है, इसमें कॉन्फिडेंस रखो कि यही तो कॉन्सेप्ट होता है ना। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो सेल वो तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेल वॉल थोड़ी ना सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ना? तो यस, यू आर राइट, सही है। फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल। मेरे को यकीन दिला दिया था, हमने गलत दिया आंसर। बताओ। 4th, a layer which holds the different neighboring cells together, a lignified layer, lignified गलत है, membrane which connects गलत है, structure which connects the cytoplasm of living गलत है। 4th है सबका? यस मैम। आशु कुछ बोल ही नहीं रहे। 4th, प्रियांशु 3rd, a structure which connects the cytoplasm। भाई साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करना तो आपका प्लाज्मोडेस्माटा का काम हो जाएगा ना, है ना? इसलिए 4th है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट प्राइमरी सेल वॉल। अब देखो एक काम की चीज जो तुम्हें कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन से नॉलेज मिलती है, तो उस नॉलेज को भी एक्सट्रैक्ट करो। मैंने क्या बोला था कि जो आपका प्राइमरी सेल वॉल है वो डिवीजन की कैपेसिटी को लूज कर देता है, ये बोला था। एक कदम आगे जाके और इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली है कि प्राइमरी सेल खुद भी खत्म होने लग जाता है, खुद भी गायब, उसकी डिवीजन की कैपेसिटी भी गायब, वो खुद भी गायब। तो प्लांट में जो बचता है वो केवल सेकेंडरी सेल वॉल बचती है मैच्योरेशन के टाइम पे। समझ में आई ये बात? अब ये असर्शन रीजन में भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको कनेक्ट करना है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर लेता है क्योंकि वो खुद भी लूज हो जाता है, खुद भी डिमिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रियांशु, इट्स ओके। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चली थी, 5-6 साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी थ्योरी थी और अपने सारी थ्योरी उनकी डिस्कार्ड हो गई। फाइनली
दो साइंटिस्ट आए थे, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने, अब मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1972 एक ऐसी ईयर जिसमें बायोलॉजी में दो चीजें हुई थी, एक तो आपकी सेल चैप्टर से रिलेटेड है, एक आपके बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कोई बता सकता है? वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी है प्लांट में की, वो उन्होंने इकोलाई में डाला था प्लांटलेट और फिर यस, सही बोल रही है, सही बोल रही है, सही बोल रही है। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था हमारा, कोहेन एंड बोयर ने बनाया था ना फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ऐसे डाल डाल के, वो प्रोसेस सही बता रही है। तो यहाँ पे 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, कोहेन एंड बॉयर, तो सिंगल एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। और कोहेन एंड बोयर ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। डन? चलो, अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपके पास एक बाउल है, उस बाउल में आपके पास गुलाब जामुन रखा हुआ है और गुलाब जामुन के अगल बगल में चाशनी है। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो अपनी सेल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे आइसबर्ग हो गया आपका गुलाब जामुन, प्रोटीन, और आपका जो फ्लूइड है, चाशनी है, ये क्या हो गया आपकी लिपिड। लिपिड वैसे ही चिकनाई वाली चीज होती है, लिपिड मतलब तुम सीधा सीधा समझ लो घी, ऑयल, ऐसी चीजें, ठीक है। तो होता क्या है, आपका जो लिपिड है वो देता है आपको फ्लूइड नेचर, वो देता है आपको फ्लूइड नेचर, और इस फ्लूइड नेचर के चलते आपके जो प्रोटीन्स हैं वो ऐसे हवा, मतलब ऐसे लहर के साथ ऐसे ऐसे बह सकते हैं, लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। तो लेटरल मूवमेंट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि फ्लूइड नेचर के चलते आपका जो प्रोटीन है इट कैन परफॉर्म लेटरल मूवमेंट साइड बाय साइड। समझ में आई ये चीज? ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके लिपिड है वो एक स्पेशल टाइप के लिपिड्स है। इन लिपिड्स को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। बनाओगे, बनाना है तो ये कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। मैम लिपिड बाइलेयर होता है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, अभी समझाती हूँ।
लिख लिया? यस सर। ठीक है। अब अरे यार, अब हमारी जो मेम्ब्रेन है इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज phospholipid and second one is प्रोटीन। अब देखो लिपिड जो है, अगर मैं केवल सिंपल लिपिड की बात कर रही हूं तो क्या लिपिड पानी में डिसॉल्व हो सकता है? नहीं होता ना। तो पानी में अगर कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो उसको हाइड्रोफोबिक बोलोगे, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे फॉस्फो वर्ड है, फॉस्फो वर्ड इज बिकॉज ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप तो चार्ज हो जाएगा। तो अब ये जो फॉस्फोलिपिड है वो कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक नहीं बचा, ये कुछ एंड में हाइड्रोफिलिक भी है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, और कुछ एंड इसका हाइड्रोफोबिक भी है। तो ओवरऑल हमारा जो फॉस्फोलिपिड है इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ये वाला जो पार्ट है दिस इज पोलर हेड एंड दिस वाला पार्ट इज नॉन पोलर टेल। हाइड्रोकार्बन की पूरी ये टेल होगी। तो पोलर हेड विल बी हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक, एंड नॉन पोलर टेल विल बी हाइड्रोफोबिक। और ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें दोनों ही पार्ट है, देखो दोनों के लिए अगेन वर्ड आ गया एम्फी, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफोबिक भी है हाइड्रोफिलिक भी है उसको कहते हैं एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। दिस इज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल मतलब इसके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और सेम मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। अब इन्होंने प्रोटीन्स को भी क्लासिफाई किया था। प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया था दो कैटेगरी में, और किस बेसिस पे किया था वो भी याद होना चाहिए। तो इन्होंने कहा था डिपेंडिंग अपॉन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो मेम्ब्रेन से प्रोटीन कितनी आसानी से निकाल पा रहे हो उसके बेसिस पे दो प्रोटीन है। जिनको तुम आसानी से उठा ले रहे हो वो एक्सटर्नल है, जिनको निकालने में तुम्हें दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो इंटरनल प्रोटीन्स है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटरनल, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। डन। तो हमारी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स हैं, दोनों की वजह से इसको कहा जाता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब प्रोटीन बताओ मुझे, हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक, चार्ज अमीनो एसिड्स होंगे, हाइड्रोफिलिक होता है। इसलिए आप देखो प्रोटीन तो कहीं भी लग जाता है, बाहर अंदर सब जगह लग जाता है। तो आप प्रोटीन को कितनी आसानी से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। वेरी गुड प्रियांशु। दो टाइप्स के, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल भी बोल लो, और दूसरा है इंटरनल, इंटीग्रल या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि आपका
एक सेल है, अभी बनाना छोड़ दो, आपका ये भी सेल है, आपका ये भी सेल है, सेल के अंदर भी फ्लूइड है, सेल के अंदर के फ्लूइड को हम नाम देंगे प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो मान लो अगर मैंने ऐसे कर दिया कि अंदर वाले फ्लूइड के लिए जो पोलर हेड है वो यहाँ लगा दिया और टांगे ऐसे बाहर की तरफ कर दी, तो बाहर भी तो पानी है ना, बाहर के फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, बाहर का फ्लूइड का क्या नाम है, ये जो बाहर फ्लूइड है क्या है, ये सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, बहुत सारे नाम है इस फ्लूइड के। ये वही फ्लूइड है जिसको आप लिम्फ बोलते हो, ये वही फ्लूइड है जिसको आप टिश्यू फ्लूइड बोलते हो, ये वही फ्लूइड है स्पेलिंग टिश्यू फ्लूइड जिसको आप इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या फिर सेल के बाहर है इसीलिए एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो इतने सारे नाम हैं उस फ्लूइड के। तो बाहर के फ्लूइड में भी तो आपकी टांग डूब रही है ना, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक और लेयर लगानी पड़ेगी जो ऐसे बाहर वाले फ्लूइड से आपको बचाए, ऐसे, ठीक है। तो बाहर भी फ्लूइड है, अंदर भी फ्लूइड है, इस वजह से जरूरत पड़ गई कि आपकी लिपिड की 2 लेयर्स बने, इसीलिए इनको कहा जाता है लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। लेकिन ये बाइलेयर एक मेम्ब्रेन के बराबर है, ये बाइलेयर एक मेम्ब्रेन के बराबर है। तो एक मेम्ब्रेन को बनाने के लिए आपको लिपिड की 2 लेयर लगी है, क्योंकि बाहर भी फ्लूइड है और अंदर भी फ्लूइड है। ये बात समझ में आ गई है ना, ये बनाना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा साफ सा बना देती हूँ। चलो अब ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारी जो लिपिड लेयर है, बाइलेयर है, वो कैसे अरेंज्ड रहती है। तो मान लो ये है आपकी लिपिड की बाइलेयर, अब इसमें बीच बीच में प्रोटीन्स भी लगे होंगे, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक नए टाइप का प्रोटीन मिला है आपको जो दोनों ही मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जा रहा है। इस प्रोटीन को आप बोलते हो ट्रांस मेम्ब्रेन
प्रोटीन। और ये वही प्रोटीन्स हैं जो आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स में हेल्प करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये वही प्रोटीन है जो ट्रांसफर में हेल्प करेंगे। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, क्या मुझे एक थर्ड कैटेगरी लिखनी चाहिए या फिर मैं इसको एक्सटर्नल और इंटरनल में से ही कहीं एक पुट कर सकती हूँ? और कर सकती हूँ तो किस में करूँ? इंटरनल। देखो, इसे निकालने में ऑब्वियस सी बात है आसानी नहीं होगी, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन को ही इंटरनल प्रोटीन की कैटेगरी में रख दिया जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने सेम कलर से बनाया इंटरनल प्रोटीन। ये भी इंटरनल प्रोटीन है। मेम्ब्रेन के बीच बीच में होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइडिटी। जो आपने ऊपर EFC लिखा है उसका क्या मतलब है? ECF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। प्रियांशु, नंदिता, अमन, समझ में आ रहा है? ओके, तो आपकी मेम्ब्रेन में दो लिपिड्स की लेयर लगी है, क्योंकि बाहर भी फ्लूइड है अंदर भी फ्लूइड है, बीच बीच में प्रोटीन्स है। वो प्रोटीन जो दोनों मेम्ब्रेन को ट्रांसवर्स करता हुआ जा रहा है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। बट क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए उसको भी इंटरनल प्रोटीन की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बाकी एक्सटर्नल प्रोटीन्स हैं। और बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जगह जगह पे अटैच रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अटैचमेंट का क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब क्या होता है वो भी आपको बताऊंगी। पहले मुझे बताओ यहाँ तक का थोड़ा पिक्चर क्लियर हुई?
Yes, ma'am. यस मैम। तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, माइक को अनम्यूट रखो और मुझे आंसर देना। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उनकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल। जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो कौन सी सेल वॉल खत्म हो जाती है? Primary cell wall. प्राइमरी सेल वॉल। जो सेल प्लेट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? Middle lamella. मिडल लैमेला। ब्रिलियंट। इसके बाद मुझे बताओ कि सेल सेल कनेक्शंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? Plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्मेटा। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम कंडेंसेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होता है? Polyamines. पॉलीएमाइंस। वेरी गुड। और यूकैरियोट्स में हिस्टोन के अलावा एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? Non-histone proteins. हाँ, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ब्रिलियंट। इसके बाद मुझे बताओ कि प्लांट्स और एनिमल्स में से किस में एम्फीएस्ट्रल माइटोसिस होती है? Animals. एनिमल्स में, क्योंकि दोनों पोल्स पे सेंट्रियोल्स होते हैं। और प्लांट्स में कौन सी माइटोसिस होती है? Anastral. एनेस्ट्रल माइटोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर है। अब तुम लोगों को क्या करना है? पहली बात तो शाम को डाउट सेशन को अटेंड करना है। जो भी डाउट्स होंगे एनसीईआरटी वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेल वॉल वाला पार्ट पढ़ना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट पढ़ना है। ठीक है, रीड कर लेना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। Yes, ma'am. चलो ठीक है, बाय बाय। Yes, ma'am. Bye, ma'am.